नितिन, बात इसकी नहीं है कि हीन भावना से ग्रस्त हो या बड़प्पन का बहुत अहंकार आ गया है। बात यह है कि अपने बारे में सोचते बहुत हो। सोच के साथ बात यह है कि वो सदा किसी परिप्रेक्ष्य में चलती है। तुम किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते बिना किसी पृष्ठभूमि के। देखो, यहाँ जितनी भी चीजों को देख रहे हो, हर एक के पीछे कोई पृष्ठभूमि है ना? इस पर्दे की ओर देखिए। क्या संभव है पर्दे की ओर देख पाना बिना इसकी सीमाओं को देखे? पर्दे का अर्थ ही है एक सीमित वस्तु। पर्दे का अर्थ ही है पर्दे की सीमाएं, और पर्दे की सीमाएं जहां आई वहां दीवार आ गई। पर्दे को देखा दीवार की पृष्ठभूमि पर। मन के जगत में जो भी चीज उठेगी उसके पीछे जरूर कुछ होगा। वो दिखाई ही सदा पीछे की वस्तु के संदर्भ में देगी। एक को न तुम देख सकते हो न सोच सकते हो। जब भी तुम्हें दिखेंगे, दो ही दिखेंगे। इस बात को अच्छे से पकड़ लो। मन में एक नहीं हो सकता। मन की गिनती शुरू 2 से होती है। फिर 2 के बाद 3, 4, 5 अनंत। शून्यता संभव है मन मिट जाए तो, और द्वैत लाजिमी है अगर मन बना हुआ है तो। एक असंभावना है। एक बिल्कुल असंभव है। अब जो व्यक्ति डरा हुआ है, जो व्यक्ति अपने को लेकर शंकित है, वो अपना विचार करेगा।
जब वो अपना विचार कर रहा है तो उसे सोच रहा है मैं किसी एक का विचार कर रहा हूं। उसकी दृष्टि में वो एक वो स्वयं है। वो सोच रहा है मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, पर एक के बारे में तो सोचा जा नहीं सकता। एक के पीछे खड़ा होगा सदैव कोई दूसरा। तो एक जब भी तुम्हारे सामने आएगा दूसरे के संदर्भ में आएगा, माने दूसरे की तुलना में आएगा। अपने बारे में जब भी विचार करोगे तुलनात्मक तौर पर ही करोगे। दूसरे की अनुपस्थिति में तुम्हारी कोई उपस्थिति संभव नहीं है। दूसरे को बनाओगे तुम दीवार, नेपथ्य, पृष्ठभूमि, और उसके आगे तुम खड़े हो जाओगे। दो हो गए तो तुलना होगी। तुलना जब भी होगी तो नतीजे में या तो छुटपन आएगा या बड़प्पन आएगा। तो कभी लगेगा छोटे हैं, कभी लगेगा बड़े हैं। जब तक ये लगता है कि बड़े हैं तब तक तो फिर भी काम चल जाता है। आदमी कहता है कोई हानि नहीं, हम बहुत बड़े हैं। पर बीच बीच में यदा कदा और कई बार हो सकता है लगातार तुम्हें यह भी पता चले कि जो पीछे है तुम्हारे उससे छोटे हो तुम। संयोग की बात है। तो फिर बुरा लगेगा। बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि कोई और है जो तुमसे बड़ा है। बुरा इसलिए भी नहीं लग रहा कि तुम छोटे हो। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में बड़े चिंतनशील हो। और अपने बारे में जो चिंतनशील होगा उसको इन दो में से किसी एक नतीजे पर बार बार पहुंचना ही पड़ेगा। नतीजे दोनों भ्रामक हैं, नतीजे दोनों हानिप्रद हैं, पर दो में से कोई एक नतीजा तुम्हें मिलता ही रहेगा। तुम उसे ढोते ही रहोगे। कभी लगेगा हम बहुत छोटे हैं, कभी लगेगा हम बहुत बड़े हैं। कोई कहता है मेरा घर बहुत छोटा है। छोटा कैसे है? कैसे छोटा है? तुलनात्मक रूप से ही छोटा है ना। गाड़ी खरीदने जाओ तो वो पूछेंगे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। कैसे पता कि जो गाड़ी तुम्हारे सामने है वो स्मॉल कार है? कैसे पता? कैसे पता? उससे बड़ी होती ही ना हो तो क्या वो 1990 में जिनके पास मारुति 800 होती थी उन्हें बहुत तकलीफ नहीं होती थी कि उनके पास छोटी गाड़ी है। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि बड़ी गाड़ियां थी ही कहां। 1000 में कोई एक दिख जाती थी बड़ी। बात उस मन की है जो सदा अपने आप को नापता रहता है। और फिर कह रहा हूं नापने के तो दो ही परिणाम निकल सकते हैं ना। नापा तो क्या पाया? या तो छोटा है या तो पाया कि बड़ा है। हीन भावना श्रेष्ठ भावना, हीन भावना श्रेष्ठ भावना। इतना नापते क्यों हो? बहुत सारी चीजें नापने वाली होती हैं।
कुर्ता नाप कर खरीदना, जूता नाप कर पहनना, दवाई भी नाप कर पीना, पर कुछ है तुम में जो नापा नहीं जा सकता। तुम में जो नापा नहीं जा सकता वो ही तुम हो। तुम्हारे विषय में जो कुछ भी संख्याओं में अभिव्यक्त हो सकता हो, तराजू पर तोला जा सकता हो, किसी भी गणित से जिसका अनुमान लगाया जा सकता हो, फीते से जिसकी नाप हो सकती हो, वो तुम वास्तव में हो नहीं। नापने वाली चीज को नापो ना, अपने आप को क्यों नापते हो? और जो नाप नाप कर ये सुख भोगते हैं कि नापते हैं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि नापने पर पता चलता है कि हम ही सूरमा हैं। उनकी अगर नापने की आदत बनी रही तो जल्दी ही उन्हें पता चलेगा कि वही फिसड्डी भी हैं। बात सीधी है, दुनिया में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं। तुम खड़े होगे किसी भी संख्या पर, उसमें एक और जोड़ दो, वो संख्या छोटी हो गई। और नापोगे जब भी तो कोई संख्या ही मिलेगी ना, कि इतना मेरे पास धन है, इतनी इंच लंबी मेरी गाड़ी है, इतने मंजिल ऊंचा मेरा मकान है, इतने लोगों तक मेरी पहुंच है, इतने पत्रों में मेरे लेख छपते हैं, इतने मैंने मेडल जीत लिए हैं। कोई संख्या ही मिलेगी ना, देख रहे हो? और हर संख्या किसी दूसरी संख्या के सामने छोटी जरूर है। तो जो भी चीज नापी जा सकती है वो तुम्हारे लिए लगातार दुख और चिंता का कारण रहेगी। जो नापा तुमने, अगर वो दूसरों की तुलना में छोटा ही निकला तो बड़ा बुरा लगेगा कि हम तो छोटे हैं। और जो नापा तुमने, अगर वो दूसरों की तुलना में बड़ा निकला तो बड़ी चिंता, आशंका रहेगी कि अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखें। जरूरी है ना, आज बड़े हैं कल कहीं छोटे ना हो जाएं। एक दौड़ में सबसे आगे आगे भागने वाले, जीतने वाले धावक से पूछा गया, जीतते हुए कैसा लगता है? बोला, जीत जाने पर तो बढ़िया, एक बार जीत का फीता छू लिया फिर तो बहुत बढ़िया, पर जब तक दौड़ रहे हैं तो पूछो मत, क्योंकि मैं सबसे आगे आगे दौड़ता हूं। पीछे वालों को तो फिर भी पता है कि दौड़ के हालात क्या हैं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझसे तो सब पीछे ही पीछे हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि दुनिया का हालचाल क्या है। अब पीछे कोई मुझसे हो सकता है 50 फीट भी पीछे हो, और यह भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल मेरे कंधे पर ही सांस ले रहा हो, इतना निकट आ गया हो। बोला, तुम मेरी हालत नहीं समझ सकते जब मैं दौड़ रहा होता हूं। सबसे आगे आगे दौड़ना शायद सबसे पीछे दौड़ने से भी ज्यादा कष्टप्रद है, क्योंकि पीछे जितने हैं सबका निशाना मैं हूं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जिसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हों। मेरे पीछे का एक एक धावक इसी ताक में है कि मुझसे आगे निकल जाए, और वो मुझे देख सकते हैं, मैं उन्हें देख नहीं सकता। मेरी तो हालत मत पूछो। ये धावक
फिर भी किस्मत वाला है, क्योंकि इसकी दौड़ खत्म हो जाती है। कहीं पर एक फीता है, उसको छू दिया तो दौड़ खत्म। इंसान की दौड़ तो जीवन भर खत्म नहीं होती ना। तो अगर तुम उनमें से हो जो आगे आगे चलते हैं, तो सोच लो कितनी चिंता में जीवन भर रहते हो। इस धावक को तो बस 100 मीटर नहीं तो 400 मीटर नहीं तो 4000 मीटर चिंता में रहना है। तुमको तो 80 साल चिंता में जीना है। पीछे वाले पता नहीं क्या कर रहे हो। तुलनात्मक रूप से जब भी अपने आप को देखोगे, अपने लिए नर्क बना लोगे। अब ये बात हमारे लिए नई है, क्योंकि हमने अपने आप को देखने का और कोई तरीका ही नहीं जाना। हमने जब भी अपने आप को देखा है, उन्हीं चीजों को देखा है जो नापी तौली जा सकती हैं। कोई आपसे पूछे कैसे हो, तो आपके सारे जवाब उन्हीं चीजों के संदर्भ में होते हैं जो संख्यागत हैं। जिंदगी कैसी चल रही है भाई? रुपए पैसे की ये हालत है, व्यापार की ये हालत है, स्वास्थ्य की ये हालत है। और जिस स्वास्थ्य की आप बात करते हैं वो तो पूरा ही संख्यागत होता है। पैथोलॉजी की रिपोर्ट देखिए, उसमें एक के बाद एक संख्याएं ही लिखी होती हैं। लिखी होती। अब कोई आपसे कहे कि तुम अपना स्वास्थ्य यानी कि अपना शरीर हटा दो, अपना धन हटा दो, वो सब कुछ हटा दो जो संख्या में नापा जा सकता है, उसके बाद बताओ तुम कौन हो? आप कहेंगे अरे हटो, ये कोई बात है? तो अगर तुम्हें अपने आप को वैसे ही देखना है जैसे किराने की दुकान में माल को देखा जाता है, कितने सेर, कितने किलो, कितनी इकाइयां, क्या दाम, कितना बड़ा, कितना छोटा, तो फिर जी चुके। ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं जिम में जाता हूँ, मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, जैसे मैं 100 किलो का स्क्वाट लगा रहा था, इतने कुछ आया और बल्कि बॉडी बिल्डर वो 150 का मारा, मैं छोटा फील करके साइड में हो गया। और जैसे एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, अपना तैयार करके गया केस पूरा, सामने से दूसरा आया, उसने और अच्छा केस साइट कर दी और सब, फिर हो गया, फिर और ढीला हो गया। तो और जैसे आपने कहा पैथोलॉजी की रिपोर्ट अभी टेस्ट कराया, तो मेरे 2,10,000 प्लेटलेट्स थे। एक आके बोला इतने, मेरे तो 3 लाख कुछ है, तो भी मैं छोटा महसूस करने लग गया। तो कैसे क्यों होता? मन एक टाइम मतलब कर लो छोटा महसूस, गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे प्लेटलेट्स किसी ऐसे से कम हैं जिसके 3 लाख है और तुम्हारे 2-10 हैं, अच्छी बात। भगवान करे 1.5 से कम ना हो, बिल्कुल ठीक है। इस शरीर के प्लेटलेट्स किसी और के शरीर के प्लेटलेट्स से कम है। इन बाजुओं की ताकत किसी और के बाजुओं की ताकत से कम है, ठीक है बात। 5 की संख्या 7 की संख्या से कम है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पर इन बातों से यह कैसे हो गया कि हम कम हैं? बाजुओं की ताकत कम हो सकती है। कोई 100 किलो के स्क्वाट मार रहा है, कोई 150 किलो के, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें से बहुत कुछ तो देखो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है।
शरीर का जन्म होता है, अब शरीर कैसा जन्मा है, कैसे उसके जीन्स हैं, उसी से बहुत सारी बातें भी तय हो जाती हैं शरीर के बारे में। ठीक, तुम 5.5 फीट के हो, कोई 6 फीट का है, 5.5 6 से कम है, पर इससे तुम कैसे कम हो गए ये बता दो। नहीं, और मन तो ऐसा है कि जैसे मैं जिस ध्यान केंद्र में हिसार से हूँ मैं, हाँ, तो वहाँ पर तो ऐसे है कि मैं सबसे पूछता हूँ कि वो कहते हैं समाधि में जाओ जाओ, मैं सबसे पूछता हूँ मैं जा ही नहीं पा रहा समाधि में, आपको चला गया था? हाँ मैं तो चला गया। सब कहते हैं चला गया, तो भी मैं छोटा, मैंने कहा मैंने कोई पाप किया, मैं नहीं जा पा रहा। जो किसी समाधि का प्रार्थी हो नहीं सकता क्योंकि वो चिर समाधिस्थ है। अब बताओ तुम किसी से छोटे या बड़े कैसे हो गए? जो कहे कि उसे समाधि लगानी है वो पगला, और चूंकि वो पगला है इसीलिए उसे समाधि की जरूरत भी है, तो उसे निश्चित रूप से समाधि लगानी चाहिए। जो कहे कि उसे समाधि चाहिए वो पागल है, और चूंकि वो पागल है इसीलिए उसे समाधि निश्चित रूप से चाहिए, उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसे समाधि मिले। पर इतना जरूरी क्यों है कि तुम पागल रहो? जरूरी क्यों है इतना कि किसी भी तरह की समाधि की तुम अभिलाषा या अभ्यास करो? हम वो हैं जिसे कोई समाधि चाहिए नहीं। जब तक तुम वो हो जिसे समाधि चाहिए तब तक पूरी कोशिश करो समाधि की। पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो अपने आप को माने रहना जरूरी क्यों है जिसे समाधि चाहिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मन किसी का जरा जल्दी शांत हो जाता हो, समाधिस्थ हो जाता हो, और मन किसी का बहुत अभ्यास, बहुत साधना मांगता हो समाधिस्थ होने के लिए। मन और मन में अंतर है। आत्मा कब से अंतरों की परवाह करने लगी? क्यों अपने आप को मन मानते हो? मन मानोगे तो मन तो कुछ भी हो सकता है। मन मैला मन उजरा, मन पानी मन लाए, मन तो कैसा भी हो सकता है। मन के बहुतक रंग है, मन के बहुतक रंग है, अच्छी बात। वहां अंतर है, वहां संख्याएं हैं। तुमसे किसने कह दिया है कि तुम इन अंतरों से चिपक कर रह जाओ? तुम देखो कि ये सब अंतर हैं, तुम देखो ये सब संख्याएं हैं, और तुम बेखौफ होकर के कहो कि हां मैं 5.5 फीट का, वो 6 फीट का। अब तुम्हें न शर्म चाहिए न पाखंड, और आमतौर पर पाखंड शर्म से ही उठता है। जैसे ही तुम्हें शर्म आने लगेगी तुम 5.5 फीट के हो, तुम कुछ ना कुछ पाखंड जरूर करोगे। तुम जूते ढूंढ लाओगे जिसमें 3 इंच की हील लगी हो, और फिर कोई पूछेगा कद कितना है तुम्हारा, तो हो 5-6 के, बताओगे 5-8। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम शर्मसार थे अपने कद को लेकर के। जब तुम मस्त होके कहते हो हां शरीर 5.5 फीट, हमारा कोई कद नहीं, तो फिर 5.5 के आंकड़े से तुम्हें कोई समस्या नहीं रह जाती। फिर 5.5 ही है, फिर तुम्हें 5.5 को 5-8 नहीं करना, फिर तुम मुंह छुपाए नहीं घूमोगे, फिर तुम कद बढ़ाने की गोलियां नहीं खाओगे, फिर बंगाली तांत्रिक के चक्कर नहीं लगाओगे। ये तभी हो सकता है जब भीतर की एक कमी, अभी लगता है कि कोई कमी है, मतलब कुछ कम है, तो फिर कोई बाहर से आके कह देता है कोई ये वो इस उम्र में ये इतना सक्सेसफुल हो गया। मैं जैसे जुडिशरी की तैयारी भी कर रहा हूँ, वो तो तेरी उम्र में जज लग गया, हाँ, तो मैं रह गया। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तो फिर अब लगता है जज लगने के बाद शायद सब ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है।
हमारा जीवन भी छोटा है, हमारा कद भी छोटा है, हमारी उपलब्धि भी छोटी है। हमारी बात मत करो। हम ना छोटे ना बड़े, हमारी बात करी ही नहीं जा सकती। हम किसी बातचीत का मुद्दा हो ही नहीं सकते। प्रतियोगिता में बैठे असफल रहे। कौन असफल रहा? क्या नाम है? नितिन असफल रहा। नितिन प्रतियोगिता में बैठा, असफल रहा। हम अजी हटाइए, हमसे प्रतियोगिता करेगा कौन? हमारे अलावा दूसरा है कौन जो हमारा प्रतियोगी बने? हम तो चिरकाल से योगस्थ हैं। अब बड़ा ईमानदार जीवन जी सकते हो। अब फरेब नहीं करना पड़ेगा। न हीन भावना रहेगी, न श्रेष्ठ भावना रहेगी, न लज्जा रहेगी और न ही पाखंड रहेगा। हारोगे तो भीतर रोष नहीं उठेगा, और जीतोगे तो भीतर गर्व नहीं उठेगा। हाँ, कोई है जो हार गया, हाँ कोई है जो जीत गया। अब तुमको किसी तरीके की विनम्रता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी झूठी चीज है विनम्रता। विनम्रता तो बस ये दिखाती है कि भीतर से गौरव कुलांचे मार रहा है और तुम उस पर मर्यादा का नकाब चढ़ा रहे हो। भीतर तो कोई है जो उछल उछल के कहना चाहता है कि हम कुछ हैं, और तुम शालीन और विनम्र बन के कह रहे हो नहीं साहब हम तो कुछ नहीं है, आपकी पदधूलि हैं। प्रतियोगिता में असफल रहे, हाँ असफल रहे, ठीक। ये बात एक तथ्य मात्र है। इस तथ्य का तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या ये घटना घटी है? हां घटी है, बिल्कुल घटी है। क्या तुम हारे हो? हां बिल्कुल। नितिन नाम का जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से हारा है, और हम इस बात से इनकार नहीं करते, हम छुपाएंगे नहीं इस बात को। हां बिल्कुल। लेकिन हम वो हैं जिसके साथ कोई घटना कभी घट नहीं सकती, न ऊंची न नीची, न अच्छी न बुरी, न हार न जीत। क्या घटनाएं घट रही हैं? हां घट रही हैं। क्या वो मेरे साथ घट रही हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं घट रही, नितिन के साथ घट रही हैं। मेरे साथ कभी कुछ होता ही नहीं। मैं सब घटनाओं से सर्वथा अछूता स्पर्शित हूं। मैं ना उठता हूं, न गिरता हूं, न जन्मता हूं, न मरता हूं। मुझे क्या हानि क्या लाभ? मेरे कौन आगे कौन पीछे? ये सब किताबी बातें ही लग रही, मेरे एक्सपीरियंस में ही नहीं है कुछ, तो मैं कैसे कह दूं मेरे को कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है उसे होने दो ना। तुम वो हो जो किसी चीज का अनुभव कर ही नहीं सकता। अनुभव के लिए लालायित रहोगे तो मन बनना पड़ेगा। सारे अनुभव किसको होते हैं? मन को। और देखो तुम शर्त क्या रख रहे हो, तुम कह रहे हो मैं आपकी बातों को तब मानूंगा जब मुझे उनका अनुभव हो, और इसमें गलती भी तुम्हारी नहीं है। बड़े गुरुजन बता गए कि किसी भी बात को सच तभी मानना जब वो तुम्हारे अनुभव में आए, और ये परम मूर्खता की बात है। जो कोई तुम्हें बताए कि किसी भी बात को अपने अनुभव की कसौटी पे कसकर सच मानना, वो ना कुछ खुद जानता है और दूसरों को भी भ्रमित ही कर रहा है। अनुभव सदा सारे किसको होंगे? मन को होंगे। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम वो हो ही नहीं जिसे अनुभव होते हैं। तुम कह रहे हो नहीं साहब सत्य का भी अनुभव कराओ। अनुभव कराने के लिए तुम तत्काल क्या बन जाओगे?
मन बन जाओगे, बन जाओ मन। फिर मन में तो जीत भी है, हार भी है। मन में तो सुख दुख राग द्वेष सब है, फिर रोते रहना। जो अनुभव को लेकर के बड़ा दीवाना है, उसको तो फिर अनुभवों के भवसागर से गुजरना पड़ेगा। वो तो गुजर ही रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो कैसे कैसे अनुभवों में फंसे हुए हो। तुम्हारे अनुभव ही तो नर्क है तुम्हारा, और उस पर तुम्हारी जिद ये कि हमें सच का भी अनुभव करा दो। आत्मा अनुभोक्ता होती है क्या? अनुभव की घटना के लिए सदा कितने चाहिए? जो तुम हो कोई अनुभव उसे छू नहीं सकता, और यही तो खासियत है तुम्हारी। अनुभव की मांग मत करो। जब तक अनुभवों का झूला ही झूलते रहोगे तब तक चैन नहीं पाओगे, कभी इधर कभी उधर। जिसको अनुभव होते हैं उसे होने दो। तुम अनुभवों से जरा दूर दूर रहो। अनुभव तो प्यास के सूचक है, अनुभव तो आंतरिक दरिद्रता के सूचक है। तृप्ति का कोई अनुभव नहीं होता, प्यास का ही अनुभव होता है। दो अनुभव होते हैं, प्यास के होने का और प्यास के न होने का। तृप्ति का कोई अनुभव होता है? जब तुम्हें प्यास नहीं लगी हो तब कंठ में कोई अनुभव हो रहा होता है? हो रहा होता है क्या? तब कोई अनुभव नहीं है। दुख तुम तब कहते हो जब प्यास लगी हुई है, और सुख तुम तब कहते हो जब लगी हुई प्यास बुझ गई है। पर जब प्यास लगी ही नहीं है तब तुम मुझे बताओ सुख है कि दुख है? बोलो कौन सा अनुभव है? जो कि कोई अनुभव नहीं, क्योंकि उसका कोई विचार ही नहीं। अभी पिछले आधे घंटे में कितने लोगों ने अपने कंठ का विचार किया है, प्यास का विचार किया है? जब प्यास नहीं लगी तो ना विचार है ना अनुभव है। और अनुभव तो सारे दुख से ही संबंधित हैं। जब प्यास लगी तो दुख, और जब वो दुख मिटा तो तुम कह देते हो सुख। तो सुख के आने के लिए पहले क्या आवश्यक था? दुख। और करे जा रहे हो अनुभव की मांग। अनुभव की मांग करना ऐसा ही है कि अभी मेरे सामने बैठे हो, सहज हो, शांत हो, और तुम्हें प्यास का अनुभव होना शुरू हो जाए। कैसा लगेगा नितिन? अभी आप यहां बैठे हैं, अभी अनुभव शून्य है, और अभी किसी को दर्द का अनुभव होना शुरू हो जाए, किसी को प्यास का अनुभव होना शुरू हो जाए, कैसा लगेगा? बोलो। कई युवा लोग बैठे हैं, घुटने में कोई अनुभव हो रहा है, अभी दांत में कोई अनुभव हो रहा है। अनुभव होना शुरू हो जाए घुटने में और दांत में, फिर क्या होगा? अनुभव बीमारी है। घुटना बीमार हो तो बहुत अनुभव कराता है। दांत में कीड़ा लगाओ तो एक से एक अनुभव होंगे। दांत स्वस्थ हो तो कोई अनुभव होता है? अभी कोई अनुभव हो रहा है दांत का किसी को? तो क्यों इतने अनुभवों के भागते हो पीछे? तो कुछ साधना वाधना कुछ नहीं करना, मौज ले। मौज लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम मौज में हो। नहीं, माइंड इतना कंपैरेटिव है, वो आपसे भी कंपेयर करने लग गया कि जो इनको हुआ वो मुझे क्यों नहीं हुआ। करने दो माइंड को ना। मतलब जो ज्ञान आपको हुआ मुझे क्यों नहीं हुआ, मतलब मेरे अंदर से ऐसी बातें क्यों नहीं निकल रही? इसका मतलब आपने कुछ स्पेशल बात नहीं निकल रही, नहीं निकल रही। जितनी बातों की तुलना हो सकती है उन सारी बातों में मैं हीन हूं। मेरे पास उनके जैसा ज्ञान नहीं है, मेरे पास उनके ऐसी दाढ़ी नहीं है, और जितनी बातें तुम गिनती में कर सकते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो जो कुछ सोच सकते हो सब सोच लो और कह दो
हर पैमाने पर मैं ही तुच्छ हूं। उसके बाद कहो ठीक, लेना एक ना देना दो। ये जो तुच्छ है उससे मेरा क्या लेना देना। तुम अपने आप को वो मान रहे हो जो तुम हो नहीं, और फिर उसका नतीजा भुगत रहे हो। कहते हैं कि हम सब ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि ये तो हम सबकी मनस्थिति है कि हम चाहे अनचाहे में हम हर रोज वही कर रहे हैं और हर रोज उसको भुगत दे रहे हैं। तुलना गलत बात नहीं है। अपने आप को तुलना का विषय समझना गलत बात है। आपकी उम्र 50, उसकी उम्र 30, किसकी उम्र ज्यादा? ठीक, हो गई तुलना। जिसकी तुलना की जा सकती थी उसकी तुलना हो गई, आपकी तुलना नहीं की जा सकती। तो जब मैं कहूं आपकी उम्र इतनी, तो तुरंत कह दीजिए अजी हटाइए, आप शरीर की उम्र की बात कर रहे होंगे। समझाने वालों ने इसीलिए बार बार बहुत जोर दे करके कहा कि तुम वो हो जिसको कोई संज्ञा, कोई विशेषण, कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। तुम वो हो जिसके साथ कोई गुण नहीं जोड़ा जा सकता। अपने साथ तुमने कोई भी उपाधि जोड़ ली, तुमने अपने आप को कुछ भी अगर बना लिया तो फंसोगे। छोटे हो गए तो दुख, बड़े हो गए तो दुख, कुछ भी हो गए तो दुख। उठा पटक का खेल ये सब बाहर बाहर चलता रहे। बाहर तो सदा यही रहेगा कि कोई हारा कोई जीता। बाहर क्या है? प्रकृति का विस्तार है, और उस विस्तार में तो लगातार संघर्ष है। जीव जीव को खा रहा है, जीव ही जीव का भोजन है। यही है ना प्रकृति। और ये आदमी ने नहीं बनाई है। ये मत कह देना कि आदमी बड़ा कपटी है, कुटिल है, तो आदमी ने। जंगल चले जाओ, वहां भी यही है। जो हाल शहर का है वही जंगल का। मारामारी यहां भी है, मारामारी वहां भी है। अभी रात है, 9-10 बज रहे हैं। इस वक्त जंगल में क्या हाल होगा सोचो। रात के शिकारी निकल पड़े होंगे। चिड़िया सब अपने अपने घोंसलों में डरी सहमी बैठी होंगी। और कई तरीके के सांप होते हैं, वो रात में ही निकलते हैं। कई आखेटक होते हैं, हिंसक पशु, वो भी रात में ही निकलते हैं। शिकार माने तुलना, जो बली है वो जीत जाएगा, यही ना। तो बाहर तो लगातार तुलना का ही खेल चल रहा है। संसार में तो सदा यही है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। पृथ्वी सेब से कहीं ज्यादा बड़ी है तो सेब को अपनी ओर खींच लेती है। कोई और पिंड होता पृथ्वी से कहीं ज्यादा बड़ा तो पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेता। सूरज बहुत बड़ा है, सब ग्रह उसके चक्कर काटते हैं। तुम देख रहे हो ना कि दुनिया में जो कुछ है वो तुलनात्मक ही है। बात समझ में आ रही है? हर चीज किसी दूसरी चीज से संबंधित है, हर चीज किसी दूसरी चीज के संदर्भ में ही है। और अगर तुम बेहोश जी रहे हो तो हो सकता है तुम्हें फिर भी ना पता चले कि हर चीज किसी दूसरी चीज के संदर्भ में है। जितना तुम जागृत होगे उतना तुम्हें दिखाई देगा कि यहां तो सब कुछ ही रिलेटिव है, कुछ भी एकाकी नहीं।
तुम एकाकी रहो, इसी को कैवल्य कहते हैं। नहीं तो बड़ी बुरी हालत रहेगी। हर आती जाती लहर, हवा का छोटा बड़ा झोंका तुमको हिलाता डुलाता रहेगा। एक खबर आएगी कुछ अच्छा हो गया, तुम फूल जाओगे। थोड़ी देर में दूसरी खबर आएगी कुछ बुरा हो गया, गुब्बारा पिचक जाएगा। ये होता है दिन भर कि नहीं होता है? फोन की स्क्रीन देखते हुए चेहरा कभी सूज जाता है, कभी सूख जाता है। हंसी ठट्ठे चल रहे थे, फोन आया, कान में लगाया, और मुंह का भाव कुछ से कुछ हो गया। क्या हुआ? कान में एक खबर पड़ गई। ये तो बड़ी लाचारगी की हालत हुई ना, कि जिसने चाहा उसी ने डिगा दिया। अरे और तो और, जिसने नहीं चाहा उसने भी डिगा दिया। ये तो बुरा लग ही गया कि हम सच सवर के निकले थे, और दोस्तों ने तारीफ नहीं करी। ये भी बुरा लग गया कि हम सच सवर के निकले थे और कोई अपरिचित हमें उपेक्षा देकर चला गया। अब वो अपरिचित, वो चाह भी नहीं रहा है तुमको सताना, तुम तब भी चोट खा गए। कितनी खराब हालत है ना? ये जरूरत भी नहीं कि कोई योजना बना करके तुमको परेशान करे, यूं ही परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि अपने आप को दूसरों की निगाहों से देख रहे हैं। क्योंकि अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कुछ तो बौद्धिक है, लेकिन इस कोशिश के पीछे ज्यादा बड़ा हाथ धर्म गुरुओं का है। न जाने कितनी बार तुमसे कहा गया है कि अपने भीतर जाओ, स्वयं को जानो, अंतर यात्रा करो। तो तुम्हारे भीतर ये भाव बैठ गया है कि निश्चित रूप से हम कोई ऐसी शय हैं जिसे जाना जा सकता है, जिसे पकड़ा जा सकता है। भीतर जाएंगे तो मैं मिल जाएगा, कहीं बैठा होगा। मैं को जानना है, आत्मा का अनुसंधान करना है। इस तरह की बातें तुमने खूब सुनी होंगी। और इन सारी बातों का प्रभाव एक होता है, तुम अपने आप को विचार की, चिंतन की वस्तु बना लेते हो। मन को जिसका विचार करना हो करे, बस अपना विचार ना करे। दुनिया भर के तमाम विचारों में मैं न शामिल हो, क्योंकि मैं विचारणीय वस्तु नहीं है। सब सोचना, अपने बारे में मत सोचना। लेकिन तुमको तो पढ़ाया ही जाता है, बेटा अपने बारे में कुछ सोचो ना। अब तो 24 के हो गए। मां को बड़ी चिंता है, बेटा 24 का हो गया। बार बार उसे फोन पे यही बता रही है, बेटा कुछ अपने बारे में भी सोचो। खत्म हो गया ना बेटा, अब वो बेटा ही रह गया। 24 वर्ष का एक शरीर ही रह गया अब वो, और ये करतूत है मां की। बेटा अपने बारे में सोचो, अपने बारे में कभी मत सोचना।
शरीर के बारे में सोच लेना, धन के बारे में सोच लेना, दुनिया के बारे में सोच लेना। मन के बारे में सोच लेना, अपने बारे में मत सोचना। जब अपने बारे में सोचे ही नहीं तो फिर हीन कौन है, फिर श्रेष्ठ कौन है? अपनी चिंता तुम करो ही मत। तुम वो हो जिसकी चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा ना कुछ बिगड़ सकता है ना बन सकता है, तुम किसकी परवाह कर रहे हो? बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए। मन लालायित होता हो ये कहने को कि लुट गए, बर्बाद हो गए, तुम कहना ठीक है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम वो हैं जिसका ना बनता है ना बिगड़ता है। तब ये बात कहने में बड़ी बचकानी लगेगी, स्वयं को ही लगेगा कि हम बेवकूफ हैं, अभी अभी लुटे हैं और कह रहे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो चलो खुलेआम मत कहना, चुपचाप अपने आप से ही कह लेना, पर कहना जरूर कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर का रेशा रेशा चीत्कार कर रहा होगा कि अरे लुट गए, तुम तब भी यही कहना कुछ नहीं बिगड़ा। और ठीक इसी तरीके से जब छप्पर फाड़ करके कुछ मिल जाए और उत्सव मनाने का, सौभाग्य गाने का बड़ा भाव उठे, कहना कुछ नहीं मिल गया, कुछ नहीं मिल गया। क्या मिल गया? सो जाओ। जो मैं सिखा रहा हूं क्या उससे तुम संसार में पिछड़ जाओगे, हारने ही लग जाओगे? ये मैं नहीं जानता, पर मुझे ये पता है कि अब तुम खुलकर खेल पाओगे। अभी तो तुम्हें हार जीत से ऐसा भय और ऐसी आसक्ति है कि तुम खेल ही नहीं पाते, और जो खेल ही नहीं रहा उसकी क्या हार क्या जीत। खुल के खेलो तो सही, फिर हारोगे तो हारोगे, जीतोगे तो जीतोगे। खेलने का मजा तो आएगा। अभी तो तुम खेलते कम हो, सोचते ज्यादा हो। चिंतन ही चलता रहता है। अगर गोल हो गया तो मेरा क्या होगा? कि दो खिलाड़ी खेल रहे हो टेनिस, और एक कहे देखो उसकी जर्सी देखो क्या सफेद है, हमारी पीली, जैसे पीलिया हुआ वैसे। तुम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? खिलाड़ियों से भी पूछो तो वो कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ वो तब खेले हैं जब हार जीत जेहन से उतर गई है, और जो जीत को लेकर के जितना लालायित रहता है उसका खेल उतना अकड़ जाता है, लोच खत्म हो जाती है।
तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो सुझा रहा हूं उससे तुम जीतने लगोगे, मैं तो कह रहा हूं हारने जीतने की परवाह मत करो। आत्मा नर्तक है, विजेता नहीं है। और हो सकता है खुल के खेलने में जैसी जीत हो वैसी बंधे बंधे खेलकर जीत जाने में भी ना हो। मन को, शरीर को आजादी दो कि वो खेल सकें। अभी वो आजाद नहीं है, अभी वो मैं के बोझ तले दबे हुए हैं। शरीर को तुमने शरीर नहीं रहने दिया है, शरीर को तुमने मैं बना दिया है। अब शरीर बेचारा परेशान है। चेहरा चेहरा नहीं है, चेहरा मेरा चेहरा है, और मेरा चेहरा तो खूबसूरत होना चाहिए। तो अब चेहरे पे खड़िया पोत रहे हो। अब खाल परेशान है कि मेरे साथ किया क्या जा रहा है। होठ होठ नहीं है, होठ मेरे होठ हैं, तो होठों को लाल करने में लगे हुए हो। होठ परेशान है कि ये क्या अत्याचार। बाह बाह नहीं है, बाह मेरी बाह है, तो टैटू खुदवा रहे हो। और खाल कह रही है कि ये हो क्या रहा है। हम इसलिए थोड़ी है कि चित्रकारी की जाए। पेट पेट नहीं है, पेट मेरा पेट है, तो उसमें ठूस रहे हो। अब मटका बन चुका है। शरीर को खुलकर खेलने दो। शरीर अपनी गति स्वयं जानता है। प्रकृति में जो कुछ है वो अपनी गति जानता है ना। मछली भी जानती है और पक्षी भी जानता है, तो पेट भी जानता है, चेहरा भी जानता है, बाजू भी जानते हैं, और ये मस्तिष्क भी जानता है। इनको मैं के बोझ से आजाद कर दो, फिर ये खुलकर खेलेंगे। इनसे कह दो मैं से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, मैं का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सर्वथा असंबद्ध है। मैं के न आगे कोई, न पीछे कोई, न ऊपर कोई, न नीचे कोई, मैं के अलावा ही नहीं कोई। अब शरीर आजाद है, शरीर को जो करना हो करे। बुद्धि आजाद है, मन आजाद है, स्मृति आजाद है, अब सब आजाद है। जैसे कोई पशु पिंजड़े से छोड़ दिया गया हो, जैसे कोई वृक्ष जिसको न जाने कितनी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था, उसकी रस्सियां खोल दी गई हो, अब वो हवा में नाच रहा है। जब आत्मा स्थिर हो जाती है, प्रकृति नाचती है। आत्मा स्थिर है ही, तो तुम क्यों वो करना चाहते हो जो हो नहीं सकता। आत्मा मैं है, इस मैं को प्रकृति के साथ जोड़कर नचाओ मत।